बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ द स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 16 का हम एक अनदर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं और स्मार्ट सिलेबस का ये आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एलसी पैरेलल सर्किट। हमने कल आरएलसी सीरीज सर्किट देखा था, लेकिन आज उन्हीं दोनों कंपोनेंट को, इंडक्टर को और कैपेसिटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। इस सर्किट का दूसरा नाम रिजेक्टर सर्किट भी है। आल्सो गिव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो करैक्टरिस्टिक जिस तरह से हमने कल लिखी थी आरएलसी सीरीज सर्किट की, उसी तरह से आज भी हम लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये देखें, गुजरावाला बोर्ड में 2019 में, फैसलाबाद में 2019 में और लाहौर बोर्ड में 2018 में और बहावलपुर में 2019 में ये पूछा जा चुका है। और जिस तरह से हमने कल हेडिंग्स बनाई थी, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा सा, बल्कि काफ़ी मुख्तसर तौर पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको हमें ब्रॉड करना होगा कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है तो कम से कम हम 5 मार्क्स जो है आसानी से स्कोर कर सकें। तो इसलिए मैंने इसकी हेडिंग्स की तरतीब लगाई है और कुछ चीज़ें इसके अंदर हेडिंग्स की फॉर्म में डाली हैं। मैंने उसकी लेंथ इंक्रीज़ जो है वो तो नहीं की, लेकिन कम से कम हेडिंग्स उसके अंदर पुटअप की हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो आसानी से डिस्कस हो जाएं और आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आ सकें इसके अंदर भी। तो सबसे पहली हेडिंग है जी सर्किट डायग्राम की, फिर वेक्टर डायग्राम है, फिर हाई फ्रिक्वेंसी, फिर लो फ्रिक्वेंसी, फिर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये वही हेडिंग्स हैं जो हमने कल तक तकरीबन तरतीब लगाई थी। तो इम्पीडेंस डायग्राम की हेडिंग मैंने नहीं डाली, हम वेक्टर डायग्राम के अंदर ही अपनी सारी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल कर लेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं फिर सबसे पहले हेडिंग जो है वो सर्किट डायग्राम की, तो उसको स्टडी करते हैं जी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वही दी है जो हम आम तौर पे जिक्र करते हैं कि हमने इंडक्टर है, उसकी इंडक्टेंस L है और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है। इन दोनों कंपोनेंट्स को हमने वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल अटैच किया है। यहाँ पे जो फ़र्क आया है पहली बार वो ये आया है कि आलमोस्ट हमने जितने पीछे सर्किट पढ़े थे वो सीरीज सर्किट थे। तो ये फर्स्ट ऐसा सर्किट आया है जिसके अंदर कंपोनेंट्स जो है वो पैरेलली अटैच्ड हैं। और पैरेलली अटैच कंपोनेंट जो होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी जो करैक्टरिस्टिक होती है वो यही होती है कि उनके तमाम कंपोनेंट्स में जितने भी कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं उनके अक्रॉस में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। तो इसलिए पिछले जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए थे उसमें जो मैं सोर्स ले रहा था वो करंट सोर्स लेता था, सप्लाई जो थी वो करंट सप्लाई थी। यहाँ पे पहली बार मैंने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स डिस्कस किया है, वोल्टेज सप्लाई ली है। रीज़न उसकी बड़ी क्लियर है क्योंकि वहाँ पे करंट को मुझे सेम रखना होता था, करंट बल्कि सीरीज़ में सेम रहता था, तो इसलिए मैं करंट सोर्स को रेफरेंस लेता था। तो उसकी हेल्प से मुझे फिर वेक्टर डायग्राम बनानी बड़ी आसान हो जाती थी। यहाँ पे मैंने वोल्टेज जो है उनको वोल्टेज सोर्स के तौर पे लिया है क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू मेरे दोनों कंपोनेंट्स के लिए नॉन है, लेकिन करंट जो है वो लेट्स से कि अगर आप उसको अननोन मानते हैं तो करंट के वेक्टर जो है वो वोल्टेज के वेक्टर को रेफरेंस बनाकर हम प्लॉट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि पिछले सर्किट्स के जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए थे, मैं हमेशा जो सप्लाई लेता था वो एक करंट सोर्स की सप्लाई होती थी, लेकिन इस बार मैंने करंट सोर्स की बजाय मैंने वोल्टेज सोर्स को एक सप्लाई के तौर पे इस्तेमाल किया है। रीज़न मैंने बता दी है क्योंकि वोल्टेज हमारे पास दोनों कंपोनेंट के अक्रॉस में नॉन कंसिडर किए जाएंगे और उनकी वैल्यू जो है वो सेम होगी और उसको एक रेफरेंस के तौर पे आप यूज़ कर सकेंगे। तो इसलिए अब हम वेक्टर डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो वेक्टर डायग्राम को राइट डाउन करने से पहले मैं थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि हम उसको किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, मैंने पहले बोला है कि वोल्टेज चूँकि सेम है तो वोल्टेज को हम रेफरेंस के तौर पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट कर लेते हैं। तो ये देखें, मैंने वोल्टेज का वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट कर लिया। ये वोल्टेज का वेक्टर आ गया V। ये चूँकि दोनों कंपोनेंट्स के क्रॉस में सेम था। दूसरे नंबर पे अब हम देखते हैं करंट जो है वो पैरेलल सर्किट में डिवाइड होता है। तो जो करंट जब आप AC पास करते थे थ्रू इंडक्टर तो आपने देखा था कि वोल्टेज वहाँ पे लीड करते थे, करंट लैग करता था। इसका मतलब वोल्टेज के रिस्पेक्ट से जो इंडक्टर का करंट है वो क्या करेगा, वो लैग करेगा। इसलिए अगर आप IL का वेक्टर प्लॉट करेंगे तो वो यहाँ पे उसकी पोजीशन आएगी क्योंकि वो लैग कर रहा है, वोल्टेज ने लीड करना है। तो लेकिन अगर आप AC थ्रू कैपेसिटर पढ़ के आए हैं पीछे तो आपने देखा था कि AC थ्रू कैपेसिटर जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ पे करंट लीड करता था और वोल्टेज लैग करते थे। इसलिए IC का वेक्टर अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं
तो उसकी पोजीशन ये आएगी, ये आई सी का वेक्टर आएगा। तो इसको हम फिगर 2 बोल देते हैं। ये हमारी आ जाएगी वेक्टर डायग्राम, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सो टेकिंग दी वोल्टेज एज ए रेफरेंस, जी तो बच्चों हमने उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है वेक्टर डायग्राम को। सो टेकिंग दी सोर्स वोल्टेज एज रेफरेंस वेक्टर वी हैव ड्रॉन इट along x एक्सिस, हमने उसको x एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ किया है। बट वी नो दैट फॉर इंडक्टर करंट आई एल लीड्स एंड फॉर कैपेसिटर करंट आई सी लीड्स टू वोल्टेज, कि जो इंडक्टर का करंट है वो लैग करता है, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है। फॉर इंडक्टर करंट आई एल लैग्स and for capacitor current IC leads to voltage as shown in vector diagram in figure 2। तो IC जो है वो लीड कर रहा है जी वोल्टेज के रिस्पेक्ट से, और IL जो है वो लैग कर रहा है वोल्टेज के रिस्पेक्ट से। वेक्टर डायग्राम में हमने फिगर 2 के अंदर इसको ड्रॉ भी किया है। तो अब देखते हैं हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर इस सर्किट का बिहेवियर, और लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसका बिहेवियर मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा दूँ कि IC की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी। IC बराबर होगा वोल्टेज जो कि कांस्टेंट है V ओवर XC के बराबर आएगी, और जो IL है इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। IL जो है वो बराबर आएगा जी V ओवर XL, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी IC की वैल्यू जो है वो V ओवर XC के बराबर है, और IL की वैल्यू जो है वो V ओवर XL के बराबर है। फर्दर मैं अगर इसको XC की वैल्यू पुट करता हूँ 1 ओवर ओमेगा C, IC बराबर आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा C। ये 1 ओवर ओमेगा C आप ऊपर वोल्टेज के जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी V इंटू ओमेगा C। ये वैल्यू बन जाएगी V इंटू ओमेगा C। जबकि इसमें अगर आप वैल्यू डालते हैं किसकी, XL की, तो XL बराबर है ओमेगा L के, तो ये वैल्यू आ जाएगी V ओवर ओमेगा L। तो ज़रा देखें हमें बड़ा ही अब आसान हो गया है इस सर्किट को एक्सप्लेन करना कि ये वोल्टेज का वेक्टर था, मिक्सअप ना हो जाए। तो ये वोल्टेज का वेक्टर था जी। तो इसके रिस्पेक्ट से IC और IL की वैल्यू देखें। हमने यहाँ पे ज्यूम किया हुआ है कि जो इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस मैक्सिमम है L है, और उसकी रेजिस्टेंस R जो है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, स्मॉल R रेजिस्टेंस है, क्योंकि कभी ये मुमकिन तो नहीं है कि मुकम्मल उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो सके। लिहाजा R की वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है रेजिस्टेंस की। हमने एक अच्छी वायर का इंडक्टर बनाया है, कॉइल जो हमने बनाई है इंडक्टर की वो एक थिक कॉपर वायर है। तो थिक कॉपर वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाती है, तो उसकी वैल्यू बहरहाल अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो वो स्मॉल r से लिखी जाएगी। अब देखें ज़रा हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये सर्किट कैसा होगा। हम अगर रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर को निगलेक्ट करते हैं कि वो वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपको नज़र आएगा कि IL की वैल्यू जो है वो ना होने के बराबर होगी, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो IC की वैल्यू है वो नेगलेक्ट हो जाएगी। हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो IC की वैल्यू है वो लार्ज है, क्योंकि IC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। तो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर ओमेगा की वैल्यू यानी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर IC की वैल्यू लार्ज होगी, जबकि IL की वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगी। यानी यूँ समझे कि ये एक प्योर कैपेसिटर सर्किट की तरह बिहेव करेगा। हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर LC पैरेलल सर्किट में यूँ समझ लें हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर कि इंडक्टर लगा ही नहीं हुआ और ख़ाली कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये एक प्योर कैपेसिटर सर्किट की तरह या प्योर कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जबकि लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर IC की वैल्यू जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगी। स्मॉल फ्रिक्वेंसी की वजह से IC की वैल्यू आलमोस्ट जो है वो ना होने के बराबर आ जाएगी। लेट्स से कि ज़ीरो के बराबर कंसिडर कर ली जाए अगर
लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, तो फिर लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर आई एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी। तो उस वक्त इस सर्किट की जो मेजर करेक्टरिस्टिक हैं वो एक प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरह ये बिहेव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी आ जाती है। फिर हम जिक्र करेंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमने एक ऐसी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करनी होती है जिस पे आई सी और आई एल बराबर हो जाते हैं, तो उसको कैलकुलेट भी करते हैं। तो पहले हम हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिस्कस करते हैं इसको, फिर लो पे, फिर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे। जी बेटे, तो मैंने हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको लिख दिया है कि फॉर हाई फ्रिक्वेंसी द वैल्यू ऑफ IC will be much large as compared to IL, so circuit will act like a pure capacitive circuit। ऐसे ही है जैसे खाली कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने जो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है उसको नेगलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। वरना ये एक, अगर उसको भी कंसिडर किया जाए तो एक मज़ीद मुश्किल थोड़ा सा हमारे लिए पेश आएगी, जिसको बुक के अंदर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया, लिहाजा हम भी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहते। वरना वैसे ये RC पैरेलल सर्किट बन जाता है। तो इसलिए हम आगे चलते हैं, अब लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसका रिस्पांस देखते हैं, उसको लिख लेते हैं। मैंने बता दिया है कि लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर IL की वैल्यू IC से ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो IC को निगलेक्ट कर देंगे, तो ये एक प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी हमने नोट डाउन कर दी है। सो फॉर लो फ्रिक्वेंसी द वैल्यू ऑफ IC विल बिकम नेग्लिजिबली स्मॉल बट वैल्यू ऑफ IL विल बी बिकम हाई, सो सर्किट विल एक्ट लाइक ए प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो सर्किट जो है वो एक प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब हम बात कर रहे हैं एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो हम एक ऐसी फ्रिक्वेंसी सेट कर रहे हैं जिसके ऊपर IC जो है वो भी फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है और IL जो है वो भी क्या है, एक फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो ऐसी फ्रिक्वेंसी जिसके ऊपर IC और IL जो है वो बराबर हो जाएं, उस फ्रिक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहेंगे। उसकी करैक्टरिस्टिक देखते हैं आप। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो देखें, व्हेन IC बिकम इक्वल टू IL देन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी विच विल बी गेट बाय equating both of these currents, that is known as resonance frequency and it is calculated as, हम दोनों को बराबर कर लेते हैं जी। देखिए, IC को बराबर कर लें आप IL के। IC जो था वो बराबर था V इंटू ओमेगा सी के, ये मैंने लिख दिया V इंटू ओमेगा सी। IL बराबर था V ओवर ओमेगा एल के, उसको भी लिख दिया V ओवर ओमेगा एल के। V को V से कैंसिल कर दिया, ओमेगा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हुआ, ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 1 ओवर एल सी के। सी को इधर इस तरफ ले आए, ये इधर आके एल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, अंडर रूट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ओमेगा बराबर आ जाएगा 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ एल सी। तो ये वैल्यू आ गई। अगर आप ओमेगा की जगह पे 2πf डाल दें, ओमेगा की वैल्यू 2πf के बराबर होती है, तो 2πf विल बिकम इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एल सी। तो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी ओमेगा, हमने 2πf डाल के इसको लीनियर फ्रिक्वेंसी में बदल दिया है। तो लीनियर फ्रिक्वेंसी f बराबर आ जाएगा, ये 2π इस तरफ आएगा, इस तरफ आके डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 1 ओवर 2π इंटू अंडर रूट एल सी। दिस फ्रिक्वेंसी इज़ कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो अब हम इस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर अगर करैक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं तो उसको हम लिखते भी हैं साथ, और साथ में थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो देखें जी, सबसे पहले तो हम पहली करैक्टरिस्टिक लिखेंगे कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल टू दिस फार्मूला इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर सर्किट की जो टोटल इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम है। वजह क्या है? क्योंकि करंट जो है वो मिनिमम है। तो हमने इम्पीडेंस का जिक्र यहाँ पे किया है, इम्पीडेंस डायग्राम तो नहीं बनाई लेकिन इम्पीडेंस का जिक्र किया है। तो इम्पीडेंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं विद रेफरेंस टू द करंट, विद रिस्पेक्ट टू करंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि करंट की वैल्यू जो है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर मिनिमम है। तो जब किसी सर्किट का, यानी इस सर्किट का करंट मिनिमम होगा तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, जो इम्पीडेंस है, उस वक्त मैक्सिमम है। तो सर्किट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर करंट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर मिनिमम क्यों है? इसलिए कि ये दोनों करंट थे IC और ये IL, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे,
इनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी और डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट करंट हमारे पास इन दोनों की वजह से जो बन रहा था वो तो ज़ीरो हो गया। और इस सर्किट की रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबली स्मॉल ली हुई है, इसका मतलब थोड़ा बहुत जो करंट आएगा वो इस रेजिस्टेंस सर्किट के रजिस्टर होने की वजह से आएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो V के पैरेलल होगी। ये जो करंट होगा I इक्वल टू V ओवर R के बराबर। ये क्योंकि सर्किट जब रेजिस्टिव हो जाता है तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, तो उस करंट का जो वेक्टर होगा वो V के पैरेलल होगा और उस करंट की वैल्यू इंतहाई कम होगी। मैंने देखिए बहुत छोटी सी मैग्नीट्यूड इसकी शो की है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमें इसमें पता चलती है कि एट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी द सर्किट इम्पीडेंस इज मैक्सिमम। सेकंड हमें पता चलता है कि जब इम्पीडेंस मैक्सिमम होती है तो करंट जो है वो मिनिमम होता है। तो वो मिनिमम करंट होगा किसके बराबर, वो बराबर आएगा V ओवर R के बराबर। I इक्वल टू V ओवर R के बराबर आएगा वो वैल्यू ऑफ करंट जो होगी और उसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम होगी। अच्छा, उसके बाद देखें, चूँकि करंट जो है वो वोल्टेज के साथ इन फेज हो गया है, तो जब करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं तो तब आपको याद होगा कि जो पावर फैक्टर है, पावर डिसिपेशन ऑफ सर्किट मैक्सिमम होती है। क्योंकि पावर डिसिपेशन का फार्मूला हम एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे अगर हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट हुआ। तो पावर डिसिपेशन का असल में फार्मूला होता है VI cos थीटा, P इज इक्वल टू VI cos ऑफ थीटा। और ये थीटा इन दोनों वेक्टर के दरमियान में एंगल होता है। यहाँ पे ये एंगल 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, तो cos थीटा जो पावर फैक्टर है इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो इसलिए पावर डिसिपेशन जो है वो मैक्सिमम होती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर। ये भी हमें कैरेक्टरिस्टिक पता चली। तीसरा हमने फिगर बनानी है। मैं इस फिगर को अब रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। तो एक और काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि जिस तरह से हमने फ्रिक्वेंसी के साथ करंट की रिस्पांस को शो किया था RLC सीरीज सर्किट में, तो अगर यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाएं, ये देखें इस साइड पे हम ले रहे हैं फ्रिक्वेंसी और इस साइड पे करंट, तो इस पूरे सर्किट का जो ग्राफिकल वे होगा वो इस अंदाज से होगा। ये ग्राफ होगा इसका, जिससे हमें पता चलता है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू जो है वो मिनिमम है और वो IR के बराबर है। जब आप इसकी फ्रिक्वेंसी हाई करेंगे तो करंट की वैल्यू फिर भी बढ़ेगी, जब आप फ्रिक्वेंसी कम करेंगे तो करंट की वैल्यू फिर भी बढ़ेगी। लेकिन जब आप फ्रिक्वेंसी हाई करेंगे तो IC बढ़ेगा, IL कम होगा। जब आप फ्रिक्वेंसी लो करेंगे तो IC कम होगा और IL बढ़ेगा। तो यानी ये यहाँ पे जो सर्किट है हाई फ्रिक्वेंसी पे, ये एक कैपेसिटिव सर्किट होगा, इसमें IC की वैल्यू हाई होगी, और ये एक इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा और इसमें IL की वैल्यू हाई होगी। और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर सर्किट रेजिस्टिव होगा और करंट मिनिमम होगा, ठीक है, उस करंट की वैल्यू IR के बराबर होगी। हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू IC के बराबर, लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू IL के बराबर, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू IR के बराबर होगी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक थी, हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं। आखिरी एक कैरेक्टरिस्टिक का और भी है कि हमने जिस तरह से लास्ट टाइम इसको एक्सप्लेन किया था कि जब दो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं तो हम उनकी इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बता सकते कि वो कितनी होगी। मिसाल के तौर पे IL की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 मिली एम्पेयर है, IC की वैल्यू जो भी है वो भी 2 मिली एम्पेयर है, तो दोनों ने कैंसिल हो जाना, बेशक 2 है। अगर ये 3 है, अगर ये 3 है तो इसने भी कैंसिल हो जाना। तो हमें कैसे पता चला कि 2 थी कि 3 थी? और अगर 100 मिली एम्पेयर है और ये भी 100 मिली एम्पेयर है, उसने भी कैंसिल हो जाना है, तो हम तो उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाते रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि करंट की वैल्यू क्या है? तो इसलिए हम ये भी अपना इजहार करेंगे, इसमें एक्सप्रेस करेंगे इस चीज़ को कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द इंडक्टर है, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू इंडक्टर है या इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू रियल जो करंट पीछे से आ रहा है, जो सोर्स करंट होगा, उससे ज़्यादा हो सकती है। इंडिविजुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं, और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों करंट एक दूसरे को वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल दैट इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द करंट माइट बी ग्रेटर दैन द सोर्स करंट। ये सारी हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन की, हम अब इनको नोट डाउन कर लेते हैं।
So these are the characteristics that I have put up in the board. So at resonance frequency is FR is equal to 1 over 2 pi under root LC. Number 2, at resonant frequency the circuit impedance is maximum and it is resistive. Circuit impedance maximum होगी और वो resistive होगी. So number 3, the current is minimum and is in phase with the voltage. So power dissipation factor cos theta will be equal to 1. क्योंकि जो है करंट जितना भी होता है वो इन फेज़ होता है वोल्टेज के साथ, क्योंकि सर्किट जो है वो रेजिस्टिव बन जाता है. तो मैंने पहले बताया तो वोल्टेज और करंट इन फेज़ होते हैं रेजिस्टिव सर्किट में. लिहाजा जब भी इन फेज़ हो जाएंगे तो पावर डिसिपेशन cos थीटा जो है वो 1 के बराबर आएगा और वो मैक्सिमम होगा. At resonance the branch current IC and IL might be larger than the source current I. ये मैं पहले बता चुका हूँ कि उसकी रीज़न क्या है कि दो वेक्टर जब मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं तो आप उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को नहीं कह सकते कि वो कितनी होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट माइट बी ग्रेटर दैन द सोर्स करंट. तो ये थी करेक्टरिस्टिक ऑफ द LC पैरेलल सर्किट और ये क्वेश्चन यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं. और नेक्स्ट हम फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है इंशाल्लाह फिर वो देखेंगे. स्मार्ट सिलेबस का जो पार्ट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उनको डिस्कस करेंगे.